अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फाइजा, फाउंडिंग मेंबर पाकसेकॉम। आज हम एक स्पेशल वेबिनार क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी। उनका हम इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी इज करंटली एन IEEE communications editor, and he is associate editor of IEEE Communication Magazine, IEEE Access Journal, and Elsewhere Computers and Electrical Engineering Journal. He is currently serving as assistant lecturer at Munster Technological University, Ireland. And he has been highly cited computer scientist for the second time in row in this year 2021. And today's special webinar it is about cryptocurrency. Recently, Doctor has been asked for his recommendation by the Ireland government regarding cryptocurrency regulations in Ireland. So he will be mainly talking about this. Over to you, sir. The floor is yours. Thank you. शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया पाकसाई कॉम प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि आज मैं क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक बात कर सकूं। तो मैं बेसिकली अपनी स्लाइड्स शेयर करता हूं, अगर आप मुझे इनेबल कर दें स्लाइड्स शेयर करना। ओके, सो मैं आज क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक बात करूंगा, जिसमें मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन है, इथीरियम है, Yes, sir. ADA है, Fine. जी. XRP है, पॉलीगॉन, मैटिक है। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। तो बेसिकली मैं विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसीज पे आजकल लोगों का इतना रुझान क्यों है, क्यों आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं और उसके पीछे क्या वामिल शामिल हैं, और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आती है, काम कैसे करती है, और आखिर में कुछ रिकमेंडेशंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन की तरफ से दी गई हैं क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक, वो भी आपको शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता चलूँ, मैंने 2 बुक्स लिखी हैं ब्लॉकचेन से मुतालिक। वैसे मेरी टोटल बुक्स 8 हैं अभी तक। जो ब्लॉकचेन से मुतालिक आपको ये बुक नज़र आ रही है रेड रंग के अंदर, ब्लॉकचेन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स टू इम्प्लीमेंटेशन, ये स्प्रिंगर ने छापी है स्विट्ज़रलैंड में, और ये यहाँ हमारे आयरलैंड में मास्टर्स प्रोग्राम के निसाब का हिस्सा है, मास्टर्स प्रोग्राम के। इसके अलावा दूसरी एडिटेड बुक भी आप देख रहे हैं, वो भी ब्लॉकचेन के टॉपिक पे है। इसके अलावा मैं पिछले कई सालों से ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च पेपर्स कर रहा हूँ और रिसर्च भी कर रहा हूँ। इसके अलावा एक PhD स्टूडेंट हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन के टॉपिक पे ही मेरे से PhD की है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी लिखा न्यूज़ पेपर के अंदर, जो कि आयरलैंड में छपा है और क्रिप्टो करेंसी और NFT से मुतालिक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी तो हम जानते हैं कि जो हम रुपया पैसा यूज़ कर रहे होते हैं, मगर ये जो वर्ड क्रिप्टो है, तो ये वर्ड क्रिप्टो ये क्या है? तो क्रिप्टो बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम से निकला है, और ये बेसिकली खुफिया जो हम मरासले एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या खुफिया कम्युनिकेशन करते हैं, उसके एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। यानी अगर दुश्मन की मौजूदगी में हमने यानी हिफाजती कम्युनिकेशन करनी है, कोई दूसरा उस कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को सुन ना सके कंप्यूटर ज़ुबान की उसके अंदर, टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो उसको हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है बेसिकली एक ऐसी करेंसी है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पे काम कर रही होती है, और इसके अंदर इसकी कम्युनिकेशन को हम सिक्योर बनाने के लिए हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। इस वास्ते क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। जो मशहूर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं उनमें इंक्रिप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर है, हैशिंग है। तो ये तीनों ही क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स कहलाते हैं और ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे कंप्यूटर बेस्ड करेंसी है, यानी ये फिजिकल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और ये कंप्यूटर अपने चलने में, अपने निज़ाम को चलाने में कंप्यूटर की मोहताज होती है। कंप्यूटर नेटवर्क इसके अंदर चाहिए होता है, और जो कंप्यूटर नेटवर्क इसको मैनेज करता है या इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है, उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक बात जो अहम है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसको कोई जो है बैंक
या कोई गवर्नमेंट इसको गवर्न नहीं करती, इसके पीछे कोई बैंक या गवर्नमेंट नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल हमारे पास अगर पाकिस्तानी रुपया है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको पीछे से बैक कर रहा होता है। इसी तरीके से यूएस डॉलर है तो पीछे यूएस गवर्नमेंट है या यूएस के जो सेंट्रल बैंक हैं वो हैं। इसके अलावा अगर यूरो है तो यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक्स हैं, या जो ईयू की जो कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी खरीदें, तो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे जाना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल एक्सचेंजेस होते हैं, मगर ये फिजिकल एक्सचेंजेस की तरह से भी एग्जिस्ट करते हैं और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बहुत सारी, जैसे बाइनेंस है और दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं। वहाँ पे आप जाएंगे और आप अपनी करेंसी के बदले, आपके पास अगर यूएस डॉलर है, यूरो है, पाकिस्तानी रुपया है, उसके बदले आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो खरीद लेंगे। और क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से भी परचेज की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप खुद बनाना चाहें क्रिप्टो करेंसी, तो आप माइनिंग प्रोसेस के जरिए से, मोर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, आप जो है ना क्रिप्टो करेंसी नई जनरेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि लोगों का रुझान क्रिप्टो करेंसी पे इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों हर कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदने की और बेचने की बात कर रहा होता है और अपनी सरमायाकारी की बात कर रहा होता है। तो ये मैंने कल की तारीख की डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइस यहाँ पे बताई है, और उनका मार्केट कैपिटल, कि उनका हुजम कितना है मार्केट के अंदर यूएस डॉलर के अंदर, वो बताया है। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कल की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 से ज़्यादा थी। जबकि इथीरियम जो क्रिप्टो करेंसी है वो 1,000 से ऊपर उसकी कीमत थी। इसी तरह टीथर है, XRP है, लाइट कॉइन है, कार्डेनो है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज मैंने आपको बताई। आप देख सकते हैं कि ये कितनी महंगी हैं और इनका मार्केट का जो हजम है, इनकी जो सर्कुलेटिंग है और लोगों की जो सरमायाकारी है वो बहुत बड़ी है। इनमें से अगर हम पूरी क्रिप्टो करेंसीज को इकट्ठा कर लें तो इस वक्त 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं। और हर कोई जो भी चाहे, जिसको भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है और थोड़ा सा उसको फाइनेंस और इन चीज़ों से वास्ता है, तो वो अपनी क्रिप्टो करेंसी भी जनरेट कर सकता है। मगर उसको उसकी क्रिप्टो करेंसी की कोई वर्थ या प्राइस नहीं होगी। वो जब होगी जब लोग उसको उसमें इंटरेस्ट लें और लोग जो है उसको बाय और सेल करना शुरू करें। और क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई चीज़ नहीं होती, इसकी कोई अपनी अपनी ज़ाती कदर नहीं होती, इसकी कोई इंट्रांसिक वैल्यू नहीं होती। ये एक डिजिटल करेंसी है और ये लोगों के बाहिमी जो है तामुल से इसके अंदर जो है इसकी प्राइस वेरी करती है। अब आप ये देख सकते हैं कि 17,000 से ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अगर आप तमाम को आप कंसिडर करें, तो उसके अंदर 60% जो शेयर है अप्रॉक्सीमेटली वो दो क्रिप्टो करेंसीज का है, बिटकॉइन और इथीरियम। अच्छा, बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और इथीरियम उसके बाद बनी। और इथीरियम के अंदर हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी फैसिलिटी होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हमें नई बिजनेस जो है टेक्निक्स हो गई या मॉडल्स हो गए, उनको इनकॉर्पोरेट करने की सहूलत फराहम करता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। मसलन अगर हम ये कहें कि दो बंदों के दरमियान एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो जाएगी, एक पर्टिकुलर मामला हो जाएगा, और किसी तीसरी इंसिडेंस की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगा, मिसाल के तौर पे किसी का इंतकाल हो जाए तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो, तो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करके भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एग्जीक्यूट करता है ट्रांजैक्शन को। अच्छा, अगर हम पिछले एक साल की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात करें कि उसकी प्राइस कितनी थी, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2021 में ये तकरीबन $35,000 का एक बिटकॉइन मिल रहा था। और फिर ये नवंबर और दिसंबर 2021 के अंदर ये $65,000 तक चला गया एक बिटकॉइन। और अभी अगर हम पिछले कुछ अरसे की बात करें, तो अब ये वापस जो है $20,000 तक आ गया है। तो ये वो वजह है जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के अंदर। इस वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर और बगैर कोई एफर्ट लगाए वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लें।
क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत है। देखें, अगर किसी ने नवंबर या दिसंबर 2021 के अंदर एक बिटकॉइन खरीदा जिसकी कीमत मिसाल के तौर पे $60,000 थी, तो जो है अभी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी $20,000 है, यानी $40,000 उसको एक बिटकॉइन पे नुकसान हुआ। मगर अगर आप इसकी रिवर्स यानी डिफरेंट कंडीशन देखें, तो अगर किसी ने ये जुलाई अगस्त के महीने में एक बिटकॉइन खरीदा जो कि उस वक्त $30,000 का था, और नवंबर या दिसंबर 2021 के अंदर उसने बेचा, तो ये $60,000 का बिका, तो सिर्फ कुछ महीनों के अंदर उसने $30,000 का जो है मुनाफा कमा लिया। और ये जस्ट कंप्यूटर की कुछ क्लिक्स की बुनियाद पे उसने किया होगा। तो ये वो चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको कोई एफर्ट, फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आपको जस्ट थोड़ा सा कैपिटल लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उस इन्वेस्टमेंट में आपके पास बैठे बैठाए जो है पैसे बन रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मुनाफा भी मिल जाता है, मगर इसकी दूसरी साइड ये है कि आप पूरी पूरी अपनी सरमायाकारी, अपने पूरे पैसे डिबो सकते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों को मुश्किलात पेश आई और लोगों के पैसे डूबे, और क्या इसके अंदर खराबियां हैं। अच्छा, अब हम इसको ज़रा जूम इन करते हैं। तो ये पिछले 7 दिनों का डाटा है। अगर आप देख सकते हैं कि 11 जून के करीब ये 29,000 या $30,000 की एक बिटकॉइन थी, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कल तक, एक बिटकॉइन $20,000 तक पहुंच गई है। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर $10,000 इसने जो है लूज किया है अपनी वर्थ के अंदर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और जिन लोगों ने करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके सरमाए डूब गए। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोगों के पूरे पूरे सरमाए, लोगों की पूरी पूरी पेंशन इसमें डूब जाती है। अच्छा, अब एक और दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो बिटकॉइन ख़ास तौर पे क्रिप्टो करेंसी है, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है। एनर्जी से मुराद कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, और क्यों जो यूरोपीय यूनियन है और दूसरे ममालिक हैं, वो बिटकॉइन के ख़ास तौर पे मुखालिफ हैं कि इसको इस इसकी तरवीज व अशात नहीं करनी चाहिए, और इससे दूर हटना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको पता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, और हम बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हम जो है ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की मदद से, जो इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारा जो है ओजोन लेयर, और जो है ना, और उसमें मसाइल क्रिएट होते हैं, और इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये होती है कि हम इसी तरीके से बिजली जनरेट करें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बनाई गई हो, और जिससे माहौल पे, आलूदगी पे कम से कम असर हो। अब ये जो बिटकॉइन है, अगर आप इसको देखें तो इसका एक माइनिंग प्रोसेस होता है। तो बिटकॉइन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि या तो आप जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे जाके आप अपने डॉलर, यूरो, पाकिस्तानी रुपए के बदले जो है आप बिटकॉइन खरीद लें, या आप अगर खुद चाहें बिटकॉइन बनाना, तो आप माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए से बिटकॉइन बनाएंगे। जैसे सोने में होता है ना, सोना हो गया या चांदी हो गई, तो आप यानी कानें खोदते हैं, और फिर उसके अंदर खुदाई करते हैं, और माइनिंग करने के बाद आप सोना निकालते हैं। तो इसी तरीके से, इसी टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए बिटकॉइन के अंदर माइनिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया, जो कि मैं आगे थोड़ा चल के आपको बताऊंगा। अब माइनिंग के लिए आप बिटकॉइन नेटवर्क का जब हिस्सा बनते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर की मदद से भी माइनिंग कर सकते हैं, मगर आपका कंप्यूटर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा हैश रेट प्रोवाइड नहीं करता, तो इस वास्ते आपके बहुत कम फीसद चांसेस हैं कि आप माइनिंग प्रोसेस में सक्सेसफुल हो सकें। तो उसके लिए जो है डेडिकेटेड डिवाइसेस बनाई गई हैं। ये डेडिकेटेड डिवाइसेस माइनर के तौर पे जानी जाती हैं। इनमें से मशहूर जो है वो आंट माइनर है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म का डेडिकेटेड स्मॉल कंप्यूटर है, और इसका काम सिर्फ यही है कि वो बिटकॉइन माइनिंग के प्रोसेस को जो है प्रोसेस में इस्तेमाल हो। तो ये जो एक बिटकॉइन माइनर S19 Pro है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इमेज शेयर किया, ये CPU के साइज़ का होता है, और ये तकरीबन $5,900 का इस वक्त मिल रहा है। तो ये इसकी कीमत जो है 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक डेडिकेटेड डिवाइस आप 12 लाख रुपए की लगा के ले लें,
और फिर आप इसको बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बनाएं, और फिर बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बनने के बाद ये माइनिंग प्रोसेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेगा। और अगर आप माइनिंग प्रोसेस में जीत गए, यानी आपने नई बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बना ली, तो अगर आज के ज़माने में है तो आपको एक बिटकॉइन बनाने में जो है $20,000 मिल जाएंगे। और अगर आप जो है 1 साल पहले की बात करें, चूँकि इसमें वेरिएशन बहुत होता है, तो उस वक्त $50,000 $60,000 आपको बैठे बैठे इसके ज़रिए से मिल सकते हैं। इसी तरीके से लोगों ने ये चूँकि एक बहुत ज़्यादा इस पे उनको अट्रैक्शन हुई, तो उन्होंने बाकायदा जो है माइनिंग पूल्स लगाने शुरू किए, माइनिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करनी शुरू की। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक आंट माइनर है, हाइड्रो कंटेनर, और ये आंट माइनर कंपनी ने बनाया है। और बेसिकली इसके अंदर, पूरे कंटेनर के अंदर आपको ये बहुत सारा मशीन्स, माइनिंग मशीन्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस की लगा के इंस्टॉल करके आपको कूलिंग फैसिलिटी के साथ, क्योंकि जब ये जिस एनवायरनमेंट में लगती हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। जैसे आपके कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के अंदर एक हीट सिंकर होता है, इसी तरीके से चूँकि ये भी कंप्यूटर होता है, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो इसके अंदर भी हीट सिंक्स लगे होते हैं, मगर वो सफिशिएंट नहीं होते। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है कि पूरे एनवायरनमेंट को ये कूल कर सके। तो उसके लिए इन्होंने ये कंटेनर स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है। और ये कंटेनर $1,11,000 का आपको मिलता है, तकरीबन 2,20,00,000 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। और ये पूरा कंटेनर सिर्फ और सिर्फ माइनिंग प्रोसेस के अंदर लग जाएगा और आपको बिटकॉइन माइन करके देगा। और अगर आप बिटकॉइन माइनिंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप बेतहाशा इसके ज़रिए से पैसा कमाएँगे। अब ये जब कंटेनर लगता है या इस तरह की माइनिंग फैसिलिटीज़ लगती हैं, और लोगों ने दुनिया में लगाई हुई हैं बहुत सारे ममालिक के अंदर, तो उसकी वजह से इस माइनिंग की जो मशीनें होती हैं, इनको चलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। और ये जो बिजली खर्च होती है, ये इतनी ज़्यादा खर्च होती है कि आप इसका अंदाज़ा यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम पूरे साल की बिजली का कैलकुलेट करें, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेसिकली ने ये एक वेबसाइट बनाई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने, यूके के अंदर, जो कि बिटकॉइन की जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको मॉनिटर करती है, और आपको बताती है कि इस वक्त बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सालाना जो बिजली की कंजम्पशन है, वो 103 टेरावाट आवर्स है साल के हिसाब से। इस तरीके से नीदरलैंड 111 टेरावाट आवर पर ईयर है। अर्जेंटीना, यूएई, ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 117 टेरावाट पर ईयर के हिसाब से बिजली खर्च कर रहा है। तो यानी बिटकॉइन का माइनिंग का जो प्रोसेस है, पूरी दुनिया के अंदर जो जिन्होंने माइनिंग सेटअप्स किए हुए हैं, अगर उनकी एनर्जी कंजम्पशन को इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये मुल्कों की जो सालाना एनर्जी की कंजम्पशन है, उससे ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कि शुरू-शुरू में जब ये बिटकॉइन का इनिशियल था, तो उस वक़्त जो है बहुत कम एनर्जी खर्च हो रही थी, मगर वक़्त के साथ-साथ चूँकि इसकी प्राइसेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और लोगों ने देखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा भी हो रहा है, तो लोगों ने माइनिंग फैसिलिटीज़ लगाई। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक़्त 2022 के अंदर कितनी ज़्यादा बिटकॉइन की जो एनर्जी कंज़म्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज़म्पशन जो वो ले रहा है, वो पहुँच चुकी है और ये बढ़ रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन, वो बिटकॉइन माइनिंग के अगेंस्ट है और वो कानून साज़ी कर रहा है कि किस तरीके से हम बिटकॉइन माइनिंग को और इससे जो माहौलियाती असरात पैदा हो रहे हैं, उस पे काबू पाया जाए और इससे इज्तनाब किया जाए, इसकी वो रिकमेंडेशन देते हैं यूरोपीय यूनियन के लेवल पे। अच्छा, अब ये तो एनर्जी कंज़म्पशन से मुताल्लिक एक चीज़ हो गई। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़हन में आती है, वो ये आती है कि यार मैं भी माइनिंग करूँ और मैं भी जो है ना अपने कंप्यूटर के ज़रिए से या ये माइनिंग की जो मशीन है ये लेके बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बनूँ और क्रिप्टो करेंसी जो है ना अर्न करना शुरू करूँ। तो उसमें कहा यह जाता है कि ये जो बिटकॉइन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी है और हर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और हर कोई इसके अंदर नया पैसा बना सकता है। ऐसा हकीकतन नहीं है। ये मैंने डाटा शो किया है
जो कि blockchain.com वेबसाइट पे से लिया गया है, और ये 5 जून 2022 को मैंने कलेक्ट किया था। इसके अंदर जो है जितने भी दुनिया में माइनिंग पूल्स हैं उनकी जो स्टैटिस्टिक्स है, शुमारियात है, वो यहाँ पे एदाद शुमार दिए गए हैं। और बेसिकली इसमें बताया ये गया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जो लोग ब्लॉक माइन कर रहे हैं, यानी माइनिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और जो नई बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं, उनमें किस किस का कितना कितना हिस्सा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट जो है माइनिंग पूल्स हैं। माइनिंग पूल ये होता है कि एक कंपनी होती है, या एक कुछ लोगों का मजमुआ होता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल किस्म के कंप्यूटर्स और ये आंट माइनर्स और इस तरह की डिवाइसेस को कलेक्ट कर लेती है। और फिर चूंकि उसके पास कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होती है, उसके पास ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स उसके पास ताकतवर होंगे, पावरफुल होंगे, उतना ही ज़्यादा उसके चांसेस होंगे कि वो माइनिंग प्रोसेस को जीत सके और नई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बना सके। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आंट पूल है उसका पूरे माइनिंग प्रोसेस के अंदर 15% हिस्सा है। F2 पूल है, उसका 13% है। इसी तरीके से पुल इन है, SBI क्रिप्टो है। ये अगर आप तमाम देख लें तो तकरीबन ये 6 या 7 के करीब ये 6 बड़े बड़े माइनिंग पूल्स हैं, जो कि तकरीबन 57% पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बना रहे हैं। और 43% जो है वो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया की, उस पर इन 6 बड़े बड़े माइनिंग पूल्स की अजारादारी और नई क्रिप्टो करेंसी ये बना रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, और ये हुकूमतों की अजारादारी को ख़त्म करती है, और ये जो है बैंक्स की मोनोपलीज को ख़त्म करती है, बड़े बड़े लोगों की मोनोपलीज को ख़त्म करती है, ऐसा कतन नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के नेटवर्क पे नए ब्लॉक्स बनाना और नई क्रिप्टो करेंसी बनाने पे इन 6 बड़े बड़े माइनिंग पूल्स का कब्जा है, और यही लोग ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर नए ब्लॉक्स को ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और इन्हीं का ही इस पे कंट्रोल है। अब इनमें से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी कुछ एक हफ्ते पहले के करीब एक जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, उसने जो है उसके पास 17 लाख जो सारिफिन हैं दुनिया भर से, उन्होंने अपने अकाउंट्स खुलवाए हुए थे और वो ट्रेडिंग करते थे क्रिप्टो करेंसी की। तो उसने अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उन 17 लाख सारिफिन के अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। तो चूंकि उसने मुंजमद कर दिया, तो उसकी वजह से हुआ यह कि बिटकॉइन की जो कीमत है वो $30,000 से $20,000 में आ गई। तो ये दूसरी मिसाल है कि किस तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े लोग या एक्सचेंजेस इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, मोनोपोलाइज करते हैं, और इस पर अपनी अजादारी कायम करते हैं, और खुद पैसे बनाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको ये लालच दे के कि भाई क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, वो उनके जो है धोखे में आ जाते हैं और अपनी पूरी पूरी सरमायाकारी और अपने अपने पूरे पूरे पैसे लूज कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। अब हम थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके पीछे वो टेक्नोलॉजी काम करती है, उसकी मदद से दुनिया भर की मेजॉरिटी क्रिप्टो करेंसीज बनाई जाती हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने जैसे बताया कि अगर पूरी दुनिया में जो 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त मौजूद हैं, और उनमें 60% से ज़्यादा शेयर जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम क्रिप्टो करेंसीज का है। ये दोनों जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाई गई हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है। अब ब्लॉकचेन बेसिकली करता क्या है? ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर है, और ये एक तरह का लेजर है कि जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तरीके पे ऑर्गेनाइज होता है, और मुख्तलिफ मशीनों के ऊपर ये लेजर मौजूद होते हैं, और उनकी मदद से ये जो है अपने लेजर को अपडेट करता है, और इसके अंदर नई ट्रांजैक्शंस ऐड होती हैं, और जो है इसके अंदर आप रिकॉर्ड रखते हैं। मैं थोड़ी तफसील आपको आगे चल के और बताऊंगा कि किस तरीके से ये लेजर काम करता है, और क्या इसका बैकग्राउंड है। लेजर क्या होता है? लेजर बेसिकली आपकी एक कंप्यूटर बुक है। आप
जिसमें आप रिकॉर्ड रखते हैं जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, जो भी आप खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, आप सैलरीज दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा आप जो रिकॉर्ड रख रहे होंगे, फाइल कीपिंग कर रहे होंगे, उसको हम लेजर कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लेजर्स होते हैं। आपके सेल्स लेजर होता है जो कि आपको बताता है कि आपने कितनी सेल्स की। परचेज लेजर है, कितनी ख़रीदारी की। जनरल लेजर आपकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की रिकॉर्डिंग रख रहा होता है। तो और भी इसमें डिटेल है, मगर खुलासा कलाम इसका यह हुआ कि लेजर एक ऐसा फ़ाइल है या बुक है जिसके अंदर आप अपने जितनी आपकी सेल्स परचेज या जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका आप रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, और फिर जैसे जैसे उसके अंदर कोई चेंजेस आती है आप उसको लेजर के अंदर अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन सिस्टम वजूद में कैसे आया, या ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम वजूद में कैसे आया? तो देखें, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोगों के पास असासे तो मौजूद होते थे। डिफरेंट किस्म के असासे होते हैं लोगों के पास। मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ हैं, जानवर हैं, ज़रई अराज़ी है, मकान है, इसके अलावा सोना है, चांदी है और दीगर किस्म के असासे हैं। ये असासे जो हैं लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं, आपस में तबादला करते हैं, और इन असासों की मलकियत आप अ, आप मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, आप रिकॉर्ड रखते हैं। मिसाल के तौर पे अब से 50 साल पहले, 60 साल पहले लोगों के पास ज़रई अराज़ी थी, तो अब कौन-सी ज़मीन किसकी मलकियत है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए आपके पास पटवारी का निज़ाम मौजूद है, या अभी इसमें उसको डिजिटलाइज़ कर रहे हैं। तो वो जो पटवारी का निज़ाम है, वो खाता रखता था, वो रजिस्टर्स के अंदर हर ज़मीन से मुतालिक रिकॉर्ड रखता था कि ये कौन-सा बंदा है, और इसकी कितनी ज़मीन है, कितनी अराज़ी है, और फिर अगर उस बंदे का इंतकाल हो जाता था, तो फिर वो अराज़ी को मुंतकिल करते थे उसके वारिसीन के अंदर, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। या अगर वो अपनी ज़रई ज़मीन को बेच रहा है या ख़रीद रहा है, तो उसकी इंतकाल, उसकी मुंतकिली का रिकॉर्ड उसी खाते के अंदर पटवारियों के ज़रिए से पूरा जो है महफूज़ रखा जाता था। इसी तरीके से कोई और आपके पास आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उस सब का भी रिकॉर्ड आप जो कागज़ी रजिस्टर्स होते हैं, कॉपियाँ होती थी, उसके अंदर आप रख रहे होते थे। फिर जब कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर आने की वजह से ये सारी चीज़ें डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हुई, और आप अपने रजिस्टर्स और मैनुअल बुक्स और कॉपीज़ से हट के कंप्यूटर पे आ गए। आपने कंप्यूटर पे ये सारा रिकॉर्ड सेव करना शुरू किया। तो शुरू-शुरू में तो जब कंप्यूटर आया तो आप नॉर्मल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर रखना शुरू कर दिया, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, इस तरह की, या ओपन ऑफिस के अंदर आपने ये चीज़ें रखनी शुरू कर दी। मगर फिर जैसे-जैसे तरक्की हुई, तो आपने डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू किए, जिनका काम ही ये था कि वो ये तमाम खातों को स्पेसिफिकली रखें, और बहुत ज़्यादा पावरफुल, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की। मिसाल के तौर पे उसके अंदर ओरेकल है, मोंगोडीबी है, इसके अलावा आपके डिफरेंट किस्म के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो ये सारे डेडिकेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वजूद में आए, और इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप ये देख सकते हैं कि टिपिकली हम सेंट्रल कंट्रोल करते थे, यानी जो मरकज़ी कंप्यूटर की मदद से उसको कंट्रोल करते थे, और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे आपके पास ये डेटाबेस जो है एक्सेस किया जाता था, और लोग इसके अंदर एंट्री करते थे, और कोई तरमीम करनी है, कुछ करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टिपिकली आपको सेंट्रल मरकज़ी कंप्यूटर की मदद से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो कंप्यूटर की मदद से उस डेटाबेस को एक्सेस करें, और उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहें, ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, वो कर सकते हैं। इसकी मिसाल नादरा है। नादरा नादरा जो है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या करती है, वो पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं, उनके शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, और उनकी पैदाइश और मौत वगैरह का, और वो हर एक शहरी को उसके एक यूनिक सीएनआईसी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है उसके मुताबिक पहचानती है, और नादरा के हेडक्वार्टर्स में उनका पूरा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब उस रिकॉर्ड को आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, क्वेटा में जो नादरा के जो ज़ेली दफातर हैं, वहाँ से नादरा के मुलाज़मीन अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, और फिर देख सकते हैं कि कौन से शनाख्ती कार्ड के नंबर के अगेंस्ट क्या डाटा मौजूद है। किसी को नई शनाख्ती कार्ड बनाना है तो वो एंट्री करते हैं। इस तरीके से ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आपने ये मैनुअल से कंप्यूटराइज़ किया और उसके अंदर और एडवांसमेंट लेके आए, तो इससे आप
अरबों यानी करोड़ों का जो रिकॉर्ड होता है वो सेकंडों के अंदर उस तक रसाई हासिल कर लेते हैं और बहुत ही आराम से उसके अंदर जो है ना उससे नतीजे अखज़ करते हैं, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इदारा शुमारियात होता है, जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी जिसे कहते हैं, या कंसेंसस करने के लिए जो मरदमशुमारी का इदारा होता है, वो भी डिफरेंट किस्म के जो है ना आदाद शुमार को इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर वो सारे एदाद शुमार जैसे प्राइजेज़ हैं, या आबादी के जो रिकॉर्ड है उसको मैनेज करके हुकूमत को प्रोवाइड करता है। फिर हुकूमत का जो प्लानिंग डिवीज़न है वो 5 साला 10 साला प्लानिंग कर रहा होता है, उसके बेसिस पे पूरा मुल्क चल रहा होता है। तो ये आदाद-ओ-शुमार का रिकॉर्ड करना ये बहुत अहम है। तो और ये जो आदाद-ओ-शुमार कंप्यूटर के सिस्टम पे मैनेज किए जा रहे होते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के ज़रिए से मैनेज किए जा रहे होते हैं। फिर जब इंटरनेट आया और इंटरनेट और ग्रो हुआ, तो इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने भी और ग्रो करना शुरू किया। अब ना सिर्फ ये कि आप अ, एक मुल्क के अंदर बैठे हुए इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठ के भी इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी एंट्री को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई एंट्री ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम है, डेफ़िनेटली इसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं, मगर बुनियादी तौर पे ये इनको सेंट्रलाइज़ ही तस्वुर किया जाता है। और अगर बैंकिंग के निज़ाम के अंदर इसको हम देखें, तो जो आपका बैंक होता है, बैंक के पास एक कंप्यूटर होता है, जिसे सेंट्रल सर्वर या कंप्यूटर सर्वर भी कहते हैं। उसके ऊपर आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस सपोर्टेड होता है, वो काम कर रहा होता है। और आप किसी एटीएम मशीन में जाके जब अपनी ट्रांज़ैक्शन करते हैं या कुछ पैसे इधर से उधर भेजते हैं, तो बेसिकली बैंक का वो जो सेंट्रल कंप्यूटर है, आप उसको एक्सेस करके उसमें अपने रिकॉर्ड को मॉडिफ़ाई कर रहे होते हैं, लेजर को मॉडिफ़ाई कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं, या खाते को। अब ब्लॉकचेन ये कहता है कि आप ये सेंट्रलाइज़ कंप्यूटर जो है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें और कंप्यूटर आपस में ही मिलके जो है ना एक कंसेंसस, एक राय-शुमारी करते हुए जो है ना रिकॉर्ड के अंदर तब्दीली कर लें या रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस कर लें। ये मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर साइंस की दुनिया के अंदर आया। और जो ब्लॉकचेन का सबसे पहला इस्तेमाल था, वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर था। तो सातोशी नाकामोटो नामी एक बंदा या एक ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसके बारे में कन्फर्म नहीं है कि वो कौन है, उसने बेसिकली ब्लॉकचेन का डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जिसको बिटकॉइन कहते हैं, वो दुनिया के सामने लेके आया। और चूँकि ये फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस का नेटवर्क था, फाइनेंशियल लोगों के पैसे इसके अंदर उसने अ, यानी इन्वेस्ट करवाना शुरू किए, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी। तो उसके लिए उसने जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, उनका इस्तेमाल किया। तो ये हाईली किस्म का सिक्योर सिस्टम है। तो जब लोगों ने देखा कि जो बिटकॉइन है, ये इतना ज़्यादा सिक्योर है और लोग इसके अंदर आराम से ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, अपनी डाटा को सेव कर सकते हैं और ये सही तौर पे काम कर रहा है कंप्यूटर के हिसाब से, तो फिर लोगों ने कहा कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम तो वाक़ई काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और फिर लोगों ने ब्लॉकचेन को जो है दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया। और अभी सूरत हाल ये है कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं 17,000 से ज़्यादा, अगर वो ब्लॉकचेन पे मेजॉरिटी जो काम कर रही हैं, तो वो पूरे ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस का 5% या 8% होगा और बाकी दूसरी जगहों पे ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा वसी इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे आपका जो पटवारी सिस्टम है, या आपका नादरा का सिस्टम है, या आपका जो है रेवेन्यू का है, जितने भी सिस्टम है, यानी जहाँ पे भी कंप्यूटर आप रिकॉर्ड सेव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आप ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है, ब्लॉकचेन एक अलग चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की मदद से बनाया गया है और ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर है या एक डेटा को मैनेज करने का तरीक़ाकार है जो कि हम कंप्यूटर की मदद से मैनेज करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एक ही चीज़ का नाम है। अच्छा, अब जो जहाँ-जहाँ कंप्यूटर में रिकॉर्ड आप सेव कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से, वहाँ पे आप जो है
ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई ब्लॉकचेन सिस्टम उस एप्लीकेशन के अंदर, उस सिनारियो के अंदर काम भी करेगा और आपके जो मतलूबा नताइज हैं वो फराहम भी करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हर एप्लीकेशन के अंदर आप ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर बहुत सारी अभी भी जिसे कहते हैं कमियां हैं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जैसा कि आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मसलन आपके पास इस वक्त आप इंटरनेट पे या आप एटीएम जो है क्रेडिट कार्ड की मदद से, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, आप लाखों और करोड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं मिनटों के अंदर। जबकि जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर अभी ये ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि आप उसकी बुनियाद पे जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो ये एक टेक्निकल चैलेंज है जिसको रिसर्चर्स पूरी दुनिया में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक उस पर काबू भी पाया है, मगर स्टिल अभी बहुत उसमें काम बाकी है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है और ब्लॉकचेन है उसमें फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे, और वो काम कैसे करता है। तो देखें, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जैद, और जैद ने अपना एक बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे उसने 10,000 रुपये जमा करा दिए, और अब बैंक ने उसको एक यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। तो ज़ैद अपने कंप्यूटर में बैठ के अपने बैंक की जो वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, मोबाइल फ़ोन से यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद अपने अकाउंट को एक्सेस करता है, तो उसके उसको लिखा नज़र आ जाता है कि मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये हैं। अब ज़ैद अपने पैसों को उसमें से 1,000 रुपये जो है वो बकर को भेजना चाहता है। तो वो एक ट्रांज़ैक्शन करेगा, बकर का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डालेगा और 1,000 रुपये लिखेगा और सेंड के बटन पे क्लिक कर देगा। जब वो सेंड के बटन पे क्लिक करेगा तो होता ये है कि एक्चुअली ज़ैद अपने कंप्यूटर से वो बैंक का जो लेजर था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, जो कि उसको शो कर रहा था कि तुम्हारे पास जो है बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये है, उसको एक्सेस कर रहा था। जब उसने ये ट्रांज़ैक्शन की तो ज़ैद का बैंक ज़ैद के क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा कि इसका यूज़र नेम, पासवर्ड और सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, और वाक़ई उसके बैंक में 10,000 रुपये बैलेंस में मौजूद है कि नहीं है, यानी 1,000 रुपये है कि नहीं है। अगर वो मौजूद हैं तो ज़ैद का जो बैंक है वो क्या करेगा, जो डेटाबेस है या जो लेजर है, जो खाता है, उसको अपडेट कर लेगा और उसमें से 1,000 रुपये मिन्हा कर देगा और 9,000 रुपये लिख देगा। और फिर ज़ैद का जो बैंक है वो बेसिकली बकर के बैंक को राब्ता करेगा कि ज़ैद ने फ़लाँ बैंक अकाउंट से बकर को 1,000 रुपये भेजे हैं। तो इसके बीच में अगर खुदा न ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ट्रांज़ैक्शन सही नहीं हो पाती या कोई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक काम करता है। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो ही तमाम बैंकों की पॉलिसी बनाता है और तमाम कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको रिज़ॉल्व करता है। और फिर एक जर्नल लेजर भी बैंक के पास होता है, जो कि तमाम बैंकों के लेजर के ऊपर जो एक लेजर होता है उसको हम जर्नल लेजर कंसीडर कर सकते हैं। तो जब बकर के पास ये कमांड आती है, ये इन्फॉर्मेशन आती है ज़ैद के बैंक की तरफ से, तो बकर का जो बैंक है वो अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर बकर के अगेंस्ट 1,000 रुपए की एंट्री कर देता है। और फिर जब बकर जो है अपने कंप्यूटर की मदद से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करता है, तो उसको अपने अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए लिखे नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से टिपिकली, इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं मगर ये मैंने समरी करके आपको बता दी कि एक बैंक के निज़ाम के अंदर 2 बंदे किस तरीके से पैसे भेज रहे होते हैं और उसके अंदर बैंक का क्या रोल होता है और सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेंट्रल एंटिटी है वो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो कि तमाम बैंकों को कंट्रोल कर रहा है। और इस पूरी लेन-देन के अंदर आपके ट्रांज़ैक्शन जो हो रही है, आप हज़ार रुपए भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बेसिकली उसकी एंट्री अपडेट हो रही है लेजर्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर, और उसको अपडेट करने वाला जो थर्ड पार्टी है जिसे हम बैंक कह रहे हैं। तो बैंक एक सेंट्रलाइज़्ड एंटिटी है, एक थर्ड पार्टी है, एक गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव शुदा एक बॉडी है जो कि आपके पैसों की मुंतकिली एक जगह से दूसरी जगह कर रही है। फिर दिन के आखिर में या हफ्ते के आखिर में या महीने के आखिर के अंदर जो है आपके फिजिकल पैसे भी
ट्रांसफ़र होते हैं और आप जाके जो है वो पैसे अपने अकाउंट से रिसीव भी कर सकते हैं, बल्कि उसी वक्त जाके भी आप रिसीव कर सकते हैं बैंक के अंदर। तो इस तरीके से एक टिपिकल बैंकिंग का निज़ाम काम करता है। अब अगर इसी निज़ाम को हम देखें, तो हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन जब हम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अमेज़न से जाके हमने कोई खरीदारी की, तो हम कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, कोई कार्ड यूज़ करेंगे, या हम अपने बैंक का नंबर यूज़ करेंगे, या पेपॉल यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली हम एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, एक सेंट्रलाइज़्ड एंटिटी, एक अप्रूव शुदा एंटिटी पे भरोसा करते हैं, और वो हमारे बिहाफ़ पे हमारी पूरी ट्रांज़ैक्शन को जो है ना कंप्लीट करता है। अब ब्लॉकचेन ये कहता है कि अ, एक ऐसा निज़ाम वो खाते का जिसके अंदर से ये जो बैंक है ना, ये जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज़ हैं, बीच में जो एंटिटीज़ हैं, इनको हटा दिया जाए और डायरेक्ट ज़ैद बकर को पैसा भेजना शुरू कर दें। जैसे आपने सुना होगा हवाला या हुंडी, जिसके अंदर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं और आप अपने दोस्त को पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार ये लो पैसे और इसके इतने यूरो ले लो या इतने डॉलर ले लो, और वो दोस्त पाकिस्तान के अंदर आपके उतने इक्विवेलेंट उसके मुतबादिल पैसे आपके घरवालों को पहुँचा देता है। मगर ये जो हवाला या हुंडी होती है, चूँकि कानूनी तौर पे ये जायज़ नहीं है, यानी कानूनी तौर पे ये अप्रूव नहीं है मुल्की कवानीन के तहत, तो इस वास्ते जो है आप बड़े लेवल पे इसको नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि जो भी ट्रांज़ैक्शन हो, जो भी लेन-देन हो, वो हमारी नज़रों के सामने हो। यानी हमें पता चले कि इस वक़्त कितना मनी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, और उसके बेसिस पे फिर वो डिफरेंट टैक्सेस लगाते हैं और पूरी इकोनॉमी को यानी कंट्रोल करते हैं या टैक्स रिजीम के अंदर लेके आते हैं। तो इसी बात से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आप जो है ना आप जो ट्रेडिशनल अप्रूव मेथड्स हैं, जिनके ज़रिए से आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उनसे हटकर नॉन ट्रेडिशनल, नॉन अप्रूव्ड एक तौर पे गैर कानूनी तरीकों से आप पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और ये फिर फाइनेंस टेरर के अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म के काले धन को सफ़ेद धन के अंदर करप्शन के पैसों को बचाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आप चाहते क्या हैं कि आप जो है ना टैक्स रिजीम के अंदर ना आएँ, आपका मनी ट्रेल ना पता चल सके कि आपने पैसे कहाँ से कमाए, आपके ज़राए आमदन लोगों को ना पता चल सके, क्योंकि आप करप्शन से पैसे कमा रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ तरीकों से कमा रहे होते हैं। तो इस वास्ते बैंकिंग सिस्टम जो है हुकूमत उस पे कंट्रोल करती है और फिर उसके तहत चलता है। अब ये हवाला हुंडी का निज़ाम जो है वो करीब-तर होता है ब्लॉकचेन के अंदर, मगर एग्ज़ैक्टली हवाला हुंडी नहीं होता। ब्लॉकचेन और ज़्यादा पावरफुल सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखें, होता ये है कि ये पूरी दुनिया का आप नक्शा देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स जो है वो इंटरनेट की मदद से एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। अब सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये कि जैसे आपने पिछली फिगर में देखा, यहाँ पे तो हमारे पास बैंक्स हैं, और ये जो बैंक हैं, ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज़ या सेंट्रल एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं और आपको गारंटी और ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, भरोसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। मगर अगर आप इस ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को या सेंट्रल एंटिटी को आप निकाल देते हैं, तो अब तमाम लोग आपस में खुद ही कनेक्टेड हो जाएँगे पूरी दुनिया के, अपने कंप्यूटर्स की मदद से, इंटरनेट की मदद से, और एक ज़ैद पैसे भेजने वाला बकर को पूरी दुनिया में कहीं पे भी पैसे भेज सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़ैद बकर को नहीं जानता, तो कैसे वो भरोसा करेगा कि उसके पैसे यहाँ से उधर तक मुंतकिल हो रहे हैं? तो इस मसले को हल करने के लिए ये ब्लॉकचेन का निज़ाम लाया गया, और इसके अंदर अ अ, होता ये है कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के सिनेरियो के अंदर आपके पास जो लेजर की कॉपी है, जो डेटाबेस है, वो बैंक के पास है, और बैंक वो पावरफुल अथॉरिटी है जो कि इस लेजर के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर आपकी एंट्रीज़ को अपडेट कर रही है। आप खुद जाके अपने अकाउंट के अंदर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए नहीं लिख सकते। वो बैंक लिखेगा। बैंक जब लिखेगा तो वही बैंक पावरफुल एंटिटी है जो कि सारा मैनिपुलेशन कर रहा होगा, मॉडिफ़िकेशन कर रहा होगा आपके लेजर के अंदर। अब ब्लॉकचेन के अंदर आपके पास कोई भी सेंट्रल एंटिटी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो पावरफुल हो। तो इसके अंदर होता ये है कि लेजर की जो कॉपी है, कंप्लीट कॉपी, वो हर ब्लॉकचेन नोड के पास होगी। हर कंप्यूटर के पास पूरे-पूरे लेजर की कॉपी मौजूद होगी, और उसके अंदर तमाम अभी तक जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा।
अब अगर बकर ने पैसे भेजने जैद ने पैसे भेजने हैं बकर को एक दूसरे कंट्री के अंदर, तो जैद क्या करेगा, जो उसके पास अपने लेजर की कॉपी है उसके अंदर लिख देगा कि जी मैंने 1000 रुपये बकर को भेज दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इस लिखने से या उस जो लेजर की जो कॉपी उसके पास मौजूद है उसमें लिखने से तो ये ट्रांजेक्शन फुलफिल नहीं हो जाएगी, पैसे उसके पास नहीं चले जाएंगे। तो जैद को जो है जब ये ट्रांजेक्शन कर लेगा, मॉडिफिकेशन कर लेगा, तो ये मॉडिफिकेशन फिर वो ब्लॉकचेन नेटवर्क को बताएगा, और ब्लॉकचेन नेटवर्क में से ये जितनी भी ट्रांजेक्शन, और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, वो एक मेम पूल के अंदर एक टेम्प्रेरी मेमोरी होगी, वहाँ पे ये सारी ट्रांजेक्शन जमा हो रही होंगी। और फिर पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कोई भी कंप्यूटर माइनिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होके वो एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होगा, एक मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जो भी कंप्यूटर पूरी दुनिया में सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेगा, वो इस बात का हकदार कहलाएगा कि वो इन तमाम ट्रांजेक्शन्स को जमा करे। अ, एक तादाद होती है स्पेसिफिक, और उनको एक ब्लॉक की शक्ल में बना के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को कह दे कि भाई ये ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैं माइनिंग प्रोसेस में मैं जीत चुका हूँ, तो अब मेरे पास इख्तियार है, आप अपने तमाम जो लेजर की कॉपीज है उसके अंदर ये अपडेट कर लें कि जैद ने 1000 रुपये बकर को भेजे हैं। अब इस तरीके से जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क बुनियादी तौर पे काम कर रहा होता है। तो आप यानी यहाँ पे जो कंसेंसस का अमल है, यानी ये जो डिसीजन है कि लेजर के अंदर क्या अपडेट होगा, लेजर की स्टेट अपडेट कैसे होगी, ये माइनिंग प्रोसेस के जरिए से अंजाम पा रहा होता है। तो इस तरीके से बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन नेटवर्क काम करता है। अब देखें इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल है। अब कोई भी बंदा जो है ना, जैसे यहाँ पे शो किया गया कि कोई भी माइनिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, मगर पहले मैंने आपको बताया कि 6 बड़े बड़े माइनिंग पूल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, या दिनों के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं, और उनमें एक दो ऊपर नीचे आते रहते हैं। वो जो है इस सारे माइनिंग प्रोसेस पे उनकी इजारादारी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई नई ट्रांजैक्शन या ब्लॉकचेन की जो लेजर की स्टेट है उसको अपडेट करने का इख्तियार उनके पास है। तो एक तरीके से ये मोनोपोली, यानी कंप्यूटर के निज़ाम के अंदर, यानी बैंकिंग निज़ाम के अंदर, तो आपके पास हुकूमतों की मोनोपोली है, और वो यानी एक सिस्टम है जो कि पिछली पिछली सदी से चल रहा है। उसके अंदर भी मोनोपोली है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। ये ब्लॉकचेन के अंदर जब आप अगर बिटकॉइन की स्पेसिफिकली बात करें, तो आप मोनोपोली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इजारादारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बैंकिंग निज़ाम के अंदर तो आप जाके बैंकों से पूछ सकते हैं, हुकूमत से पूछ सकते हैं, सेंट्रल बैंक से पूछ सकते हैं, जो आपके मसले को हल करेगी। मगर क्रिप्टो करेंसी के सिनारियो के अंदर आप किसी से नहीं पूछ सकते कि भाई आपके पास इतने रुपए थे, इतने बिटकॉइन थे, अगर वो आपने इधर भेजे उधर नहीं गए तो क्यों नहीं गए, या कहाँ से वो आ रहे हैं, या उसकी गारंटी कौन लेगा, अगर पैसे डूब जाते हैं तो उसकी गारंटी कौन लेगा। तो ये सारे मसाइल जो हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन के अंदर आप एक कंप्यूटर के टर्म में ट्रांजैक्शंस का मजमूआ एक ब्लॉक के फॉर्म में जमा करते हैं, और डिफरेंट ब्लॉक्स आपके लेजर का हिस्सा बनते चले जाते हैं, और आप किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, एक नुक्ते की चेंजेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हाईली किस्म के सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स ये आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहे हैं, और हर ब्लॉक के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ब्लॉक नंबर से, और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है, और हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का एक मजमूआ होता है, वो लिखा होता है। इसी तरीके से आप इस वक्त जाके मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वक्त कितने ब्लॉक्स मेम पूल के अंदर मौजूद हैं, और उनको कौन सा माइनिंग पूल या माइनिंग करने वाला उस ब्लॉक को माइन कर रहा है, और उससे उसने कितनी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बनाई। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो एक तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क आपको ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करता है कि आप पूरा सारी ट्रेल देख सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो आप किसी के अकाउंट में जाके ये मालूम नहीं कर सकते कितने पैसे हैं, मगर ब्लॉकचेन के अंदर चूँकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितने जो है ना ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, कौन सी ट्रांज़ैक्शन किसको जा रही है, वगैरह, वगैरह। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ-जहाँ डेटाबेस सिस्टम यूज़ हो सकता है, वहाँ पे ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है, मगर हर केस के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की कुछ ख़ुसूसियात हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, और कुछ इसके
कुछ उसमें नकाइस भी हैं जो भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपनी फिजिबिलिटी बनाएंगे कि वाकई हमें जो है इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ब्लॉकचेन यूज़ भी करनी है कि नहीं करनी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डेटाबेस हो या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन हो, दोनों के अंदर ही कॉमन रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। मगर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर सेंट्रल एंटिटी मौजूद होती है, जबकि डीएलटी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन के अंदर सेंट्रल एंटिटी नहीं होती। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हम कंसेंसस कर रहे होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल एंटिटी कर रही होती है, यानी जो मॉडिफिकेशन का इख्तियार है लेजर के अंदर वो सेंट्रल एंटिटी कर रही होती है। जबकि ब्लॉकचेन या डीएलटी के अंदर जो माइनिंग नोड्स हैं वो ये सारा प्रोसेस कर रही होती हैं। इसकी तरह से इसी तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो होती है, यानी डाटा के मल्टीपल रिकॉर्ड्स, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी होते हैं बैकअप के तौर पे, मगर कुछ नोड्स उनको रख रही होती हैं। जबकि ब्लॉकचेन या डीएलटी के अंदर तकरीबन हर नोड के पास आपके पास इख्तियार होता है, आप पूरे का पूरा लेजर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। दोनों के पास ही ग्लोबल व्यू होता है और दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो ये एक बुनियादी सा फ़र्क है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का और डीएलटी या ब्लॉकचेन का। इसके साथ साथ कुछ और भी फ़र्क हैं। मेन जो फ़र्क है वो हैशिंग का है। तो जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम होते हैं उनके अंदर आप हैशिंग नहीं अप्लाई कर रहे होते, यानी ब्लॉकचेन के अंदर आप हर ट्रांजेक्शन के अंदर जो है ना मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर ब्लॉकचेन की हैशिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हैशिंग आपके पास आपके डाटा को सिक्योर करती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है। अ, जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आगे रियलाइज़ हो जाती है और उसके अंदर और एडवांसमेंट हो जाती हैं और सिस्टम आ जाते हैं, तो फिर हम क्वांटम कंप्यूटर की मदद से शायद बीट कर सकें हैशिंग एल्गोरिथम्स को। मगर अभी करंटली जो ये हैशिंग एल्गोरिथम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये हैशिंग की जो फैसिलिटी है ये हमारे पास ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है सिस्टम। इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट की एन्क्रिप्शन जो होती है ये भी हमारे पास जो है ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर हम जो रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, जो मेंटेन कर रहे होते हैं, वो सीक्वेंस की फॉर्म में रख रहे होते हैं, जबकि डेटाबेस सिस्टम के अंदर लाजमी नहीं है कि आप उस सीक्वेंस को फॉलो करें। इसके अलावा आपके पास कंसेंसस एल्गोरिथम ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी कोई भी प्रीवियस एंट्री को ब्लॉकचेन के अंदर आप चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते। जबकि डेटाबेस के अंदर आप उस रिकॉर्ड को एसक्यूएल की मदद से एक्सेस करें और उसकी एंट्री को चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे आपका एक यूनिवर्सिटी है, उसने एक रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है और स्टूडेंट्स का रिजल्ट रखा हुआ है। आप किसी स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज करना है तो डेटाबेस को आप एक्सेस करेंगे और उस रिजल्ट के ऊपर जाके एंट्री को ओवरराइट कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे और एंट्री चेंज हो जाएगी। जबकि ब्लॉकचेन के अंदर आप डायरेक्ट उस एंट्री को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको उस एंट्री को चेंज करना है तो आप नई ट्रांजेक्शन अपेंड करेंगे, यानी हर चीज़ का, इवन अगर नुक्ते का भी एक फ़र्क है तो वो भी आप लेजर पे वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो ये एक बहुत पावरफुल फीचर है ब्लॉकचेन का, और इसी वजह से जो है जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बनती हैं ब्लॉकचेन के इस फीचर की वजह से। इसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर हम लेजर की कॉपीज़ को डिसेमिनेट करते हैं। हर एक के पास लेजर की अपडेट स्टेट मौजूद होती है, जबकि डेटाबेस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल एंटिटीज़ के पास ही ये फैसिलिटी होती है। अब ये तो कंपैरिजन हो गया ब्लॉकचेन का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे ब्लॉकचेन सिस्टम इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में उसको पज़ीराई मिल रही है, लोग उसको अख्तियार कर रहे हैं डेटाबेस की वजह से। तो उसके अंदर एक तो डिसेंट्रलाइजेशन है कि इसके अंदर आपके पास कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होती जो कि कंट्रोल करे। ये ब्लॉकचेन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, इम्यूटेबल होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसमें टेम्परिंग नहीं कर सकता। और अगर आप कोई ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं तो आप उसको डिसओन नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये ट्रांज़ैक्शन नहीं की। एक चीज़ का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद होता है, और ऑडिटेबिलिटी का भी फीचर होता है जिसकी मदद से आप ट्रेस कर सकते हैं कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन कब हुई लेजर के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि ब्लॉकचेन के इन्हेरेंट फीचर्स हैं, और इन फीचर्स की वजह से जब आप क्रिप्टो करेंसी कोई बनाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर तो वो एक पावरफुल किस्म का सिस्टम बन जाता है, और इसी वास्ते लोग धड़ाधड़ जो है
क्रिप्टो करेंसीज को ब्लॉकचेन के ऊपर बना रहे होते हैं। अगरचे ब्लॉकचेन के अलावा भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिस पे हम क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, मगर ब्लॉकचेन उमूमी तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो इस्तेमाल होती है। ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है उसको हम बुनियादी तौर पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: पब्लिक ब्लॉकचेन सिस्टम, प्राइवेट ब्लॉकचेन सिस्टम और कंसोर्शियम ब्लॉकचेन सिस्टम। जो पब्लिक ब्लॉकचेन सिस्टम होगा, जिसकी मिसाल आपकी बिटकॉइन है, इथीरियम है, या कोई और ब्लॉकचेन सिस्टम आप ले लें जो पब्लिक हो, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होगा। यानी उसके अंदर कोई भी सेंट्रल एंटिटी या थर्ड पार्टी नहीं होगी जो कि उसको मैनिपुलेट करे, और हर कोई बंदा इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को जाके एक्सेस कर सकता है, इसका हिस्सा बन सकता है, इससे बाहर निकल सकता है। जबकि इसके बिल्कुल अगेंस्ट जो हमारे पास नेटवर्क होगा, आर्किटेक्चर होगा ब्लॉकचेन का, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होगा जो कि कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होगा, मगर इसके अंदर जो दूसरे फीचर्स होंगे ब्लॉकचेन के वो मौजूद होंगे। तो ये वो प्राइवेट ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन का निज़ाम होगा जिसके अंदर आपके पास सेंट्रल एंटिटी कंट्रोल कर रही होगी पूरे ब्लॉकचेन के नेटवर्क को। तो डेफिनेटली ये ब्लॉकचेन की जो मेन एसेंस है और उससे थोड़ा हटके है, मगर ये ब्लॉकचेन के दूसरे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। इस वास्ते कुछ लोग प्राइवेट सेटिंग के अंदर भी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके इन बिटवीन पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन हमारे पास कंसोर्शियम ब्लॉकचेन है जो कि पार्शली सेंट्रलाइज होता है, और इसके अंदर बुनियादी तौर पे कुछ एंटिटीज मिलके एक कंसोर्शियम बनाती हैं और कुछ नोड्स मिलके माइनिंग का फैसला करती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कुछ गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वो मिलके जो है एक कंसोर्शियम ब्लॉकचेन बनाती हैं और ये कहती हैं कि जितने भी लोगों की गाड़ी की खरीदो फरोख्त है और बनाने का रिकॉर्ड है वो इस कंसोर्शियम ब्लॉकचेन पे सेव होगा और मैनेज होगा, और इसमें जो इख्तियार होगा चेंजेस का, लेजर को अपडेट करने का, वो इन 3 4 5 कंपनीज को ही इख्तियार होगा और बाकी लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो सेटिंग होगी ब्लॉकचेन की, इसको हम कंसोर्शियम ब्लॉकचेन कहते हैं। अच्छा, अब जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर से वाकिफ़ हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से ख़ास तौर पे उन्होंने कोई कोर्स वगैरह पढ़ा हुआ है, तो उनको पता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर लेयर्स की बात करते हैं। OSI मॉडल होता है हमारे पास, TCP IP मॉडल होता है। तो लेयर्स की फॉर्म में अगर हम ब्लॉकचेन को देखें तो हमारे पास 6 कैटेगरीज, 6 लेयर्स के अंदर हम ब्लॉकचेन सिस्टम को रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बॉटम लेयर होती है जिसको हार्डवेयर लेयर कहते हैं, और उसके अंदर जो भी हमारे पास हार्डवेयर होगा, कंप्यूटर हो गए या GPUs हो गए, CPUs हो गए, वो हम जो यूज़ करेंगे वो हार्डवेयर लेयर के अंदर कंसिडर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन और टोपोलॉजी लेयर होती है, जिसके अंदर हम जितने भी डाटा मैनेजमेंट से मुतालिक चीज़ें हैं, जैसे हैशिंग हो गई, लेजर की स्टोरेज हो गई, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हो गए, डिफरेंट किस्म के जो मैकेनिज्म होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, शार्डिंग हो गया, साइड चेन हो गया, ऑफ चेन हो गया, ये सारे चीज़ें हम मैनेज कर रहे होते हैं। या आप किस तरीके की जो है डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर वो लेयर होती है जो कि आपको नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होती है उसको फैसिलिटेट करती है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, राउटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पे देख रहे होते हैं। फिर इसके ऊपर आपके पास कंसेंसस लेयर होती है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं। डिपेंड करता है कौन सी ब्लॉकचेन आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक ब्लॉकचेन के अपने कंसेंसस एल्गोरिथम होते हैं, कंसोर्शियम के अपने होते हैं। तो ये कुछ मशहूर मैंने कंसेंसस एल्गोरिथम लिखे हैं जिनमें प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टैक है, इसका हाइब्रिड है, BFT है, रिपल है, ये मशहूर किस्म के मशहूर कंसेंसस एल्गोरिथम है। फिर आपके पास वर्चुअलाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लेयर होती है। इसके अंदर आपके पास वर्चुअल मशीन्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल मशीन्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डॉकर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस लेयर पे काम करती हैं। और सबसे ऊपर जो आपके पास लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। ये वो लेयर होती है जो आपको विजिबल होती है एप्लीकेशन की फॉर्म में, जिससे यूज़र सारिफ जो है इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर वॉलेट्स होते हैं डिफरेंट, जिनकी मदद से आप अपने क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, या ब्लॉकचेन सिस्टम को अगर आप एक्सेस करना चाहें इंटरफेसेस की मदद से, तो आप यहाँ पे इंटरफेस बना रहे होते हैं। इस तरह से आपके पास चेन कोड होता है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, DApps हैं, डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये ओवरऑल ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर लेयर्स का निज़ाम इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप मेरी बुक को या और दूसरे जो साइंटिफिक मटेरियल मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो था
क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक, और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि वार्निंग है क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक। और ये वार्निंग दो किस्म की वार्निंग है। एक वार्निंग जो है आयरलैंड के सेंट्रल बैंक ने दी है, और आयरलैंड की हुकूमत और आयरलैंड का जो मीडिया है वो उसको बहुत ज़्यादा उसको सर्कुलेट कर रहा है, और उस पर उसके मुताबिक आवाम के अंदर शऊर और आगाही पैदा कर रहा है। और फिर एक वार्निंग है जो कि यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी EBA यानी पूरी यूरोपीय यूनियन ने का जो बैंकिंग अथॉरिटी है उसने दी है। तो हम आयरलैंड के सेंट्रल बैंक की वार्निंग को देखते हैं। ये आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड की वेबसाइट पे जाके, लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो ये कहता है कि जो क्रिप्टो असासे हैं यानी क्रिप्टो करेंसी है और इसके जितने भी दूसरे अदर फॉर्म हैं वो इंतहाई रिस्की हैं, और जो है ना क़यास आराई सट्टेबाजी पर मबनी है, और ये रिटेल सारिफिन के लिए मौजू नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे आप इश्तहारात देखते होंगे जो है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बेसिकली लोगों को इंसेंट यानी इनवाइट करते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करें, आप बाय करें, सेल करें और बड़े-बड़े प्रॉफिट कमाएँ। तो यहाँ पे आयरलैंड सेंट्रल बैंक वार्निंग दे रहा है कि आप उस तशहीर में आके उन जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या और फेसबुक पे या कहीं और मौजूद हैं, उनकी इन गुमराहकुन इश्तिहारात में ना आएँ, और क्रिप्टो करेंसी को आयरलैंड का सेंट्रल बैंक जो है वो सट्टेबाज़ी, रिस्की, क़यास आराई पे मबनी कह रहा है, हाइली रिस्की और स्पेक्युलेटिव कह रहा है। तो इस बेसिस पे जो है बहुत सारे लोग जो है वो इससे बचते हैं, क्योंकि ये इंतहाई रिस्की होता है। इससे आपका पूरा पूरा का पूरा सरमाया डूब जाता है। अब आयरलैंड का सेंट्रल बैंक बेसिकली तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है आयरलैंड के अंदर, और ये वो वार्निंग इशू कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन 27 ममालिक का मजमूआ है, जिसके अंदर फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है। आपके पास नॉर्वे और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं 27 की, स्पेन, इटली। इन तमाम की जो यूरोपियन सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ जिसे कहते हैं, उनके अंदर यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल बैंक के तौर पे आप समझ सकते हैं, और वो ये कहती है कि तमाम कंज्यूमर्स को वार्न कर रही है कि क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी बशमूल क्रिप्टो करेंसी, ये हाईली रिस्की हैं और स्पेकुलेटिव हैं, और ये यानी सट्टेबाजी है, और ये इसको बतौर सरमायाकारी के या अदायगी के या तबादले के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी का। तो ये पूरे यूरोप के लेवल पे ये कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से, खरीदो फरोख्त करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरी गुज़ारिश क्या होगी, देखें हम आयरलैंड में मौजूद हैं, तो आयरलैंड का सेंट्रल बैंक और आयरलैंड का मीडिया लोगों को मैसिव लेवल पे मना कर रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ना कारोबार करें, ना सरमायाकारी करें, और हर तरीके से इस चीज़ से बचें। और यूरोपीय यूनियन के जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, वो मना कर रही है यूरोपीय ममालिक के सार्फिन को, जितने भी हैं 44-45 करोड़ के करीब, तमाम लोगों को, पूरी यूरोप की आबादी को। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी को जो है ना उसको तरवीज व अशात कर रहे हैं और लोगों को तरगीब दे रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि यूरोप और गैर मुस्लिम लोग तो इसको सट्टेबाजी जो है और स्पेकुलेटिव, हाईली रिस्की कह रहे हैं और अपनी आवाम को मना कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर जो है उसको उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो मेरी आपसे गुज़ारिश ये होगी, जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, XRP है और बेतहाशा हैं, उसमें सरमायाकारी, खरीदो-फ़रोख्त और लेन-देन के बारे में, चूँकि यूरोप का सेंट्रल बैंक ने भी सारिफ़ीन को ये एडवाइज़री जारी की है कि इससे इज्तनाब करें, और यूरोप का सेंट्रल बैंक इसको सट्टेबाज़ी कह रहा है। तो हम ऐसे लोगों की बातों में ना आएँ, जो इसको जायज़ करार दे रहे हैं, बिटकॉइन को और इथेरियम को। दूसरी बात ये है कि हम इसमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन-देन, सरमायाकारी, खरीदो-फ़रोख्त से एहतियात करें, और जय्यद और मुस्नद उलमा इकराम और दारुल इफ्ताओं से रुजू करें। इसमें दारुल उलूम कराची है, दारुल उलूम देवबंद है, जामिअतुल उलूम इस्लामी बनूरी टाउन वगैरह हैं, और ये तमाम लोग क्रिप्टो करेंसी के अदम जवाज़ के कायल हैं और मना करते हैं कि और इसको तस्लीम करते हैं कि ये सट्टेबाज़ी है,
और इससे बचा जाए क्रिप्टो करेंसी से। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का मामला आप देख सकते हैं मुश्तबा है, और इसमें सरकारी तौर पे भी इसको जो है ना तस्लीम नहीं किया जा रहा। अगर बिलफर्ज महाल इसको सरकारी तौर पे कानून के तौर पे तस्लीम भी कर लिया जाए, तो हमने फिर भी उलमा कराम से रुजू करना है, उनसे पूछना है कि क्या इसमें कोई शरई कबाहतें तो नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उलमा कराम, बड़े बड़े उलमा कराम, दारुल इफ्ता और जय्यद मुफ्तियान कराम इसके अदम जवाज़ के कायल हैं और इसको सट्टेबाजी कह रहे हैं। तो हमें इससे जिस हद तक हो सके हमें इससे इज्तनाब बरतना चाहिए, और हमारी जितनी भी सरमायाकारी हो या हमारी जितनी भी लेन-देन हो, वो ऐसी चीज़ों में ना हो जिसके अंदर हमारी आखिरत की पकड़ हो। तो बस यही गुज़ारिश थी आपसे। अगर आपको कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुत प्रेशियस टाइम के लिए और अपना रैशनल शेयर करने के बारे में रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। सर हमारे 2 क्वेश्चन थे, उसमें से ऑलमोस्ट 2 ही एड्रेस हो चुके हैं। फर्स्ट ये था कि इस्लामिक स्टेटस क्रिप्टो करेंसी का क्या है, और सेकंड ये क्वेश्चन था कि आपका पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में आपका जो है वो ओपिनियन क्या होगा क्रिप्टो करेंसी को। तो ये हमारे जी, क्वेश्चन थे। जी। अगर जो आप आपने इसके पहला बारे में क्वेश्चन मज़ीद कुछ बोलना चाहेंगे तो जी, जी, पहला क्वेश्चन जो था आपने कि इस्लामिक स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसी का? जी, इस्लामिक स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि जो बड़े-बड़े दारुल इफ्ता हैं और उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, वो इसके अदम जवाज़ के कायल हैं, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको यूरोप के सेंट्रल बैंक और के हवाला भी दे दिया। वो लोग भी इसको हाईली स्पेकुलेटिव कह रहे हैं और रिस्की कह रहे हैं, सट्टेबाज़ी कह रहे हैं। तो बहैसियत मुसलमान हम पे ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि हम क्रिप्टो करेंसी से इज्तनाब बरतें और इसमें ना इन्वेस्टमेंट करें, ना इसके ज़रिए से लेन-देन करें। और जो आपका दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान में इससे मुताल्लिक क्या होना चाहिए? तो देखें, क्रिप्टो करेंसी का अगर हुकूमत कानून भी बना दे, उसकी लेन-देन को जायज़ भी कर दे हुकूमत पाकिस्तान, तो मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने सूदी बैंकारी को जायज़ करार दिया हुआ है, कानून बना हुआ है, बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। मगर अगर आपने अभी रिसेंट हुकूमत यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और उनका फ़ैसला देखा होगा, तो उसमें उन्होंने कंप्लीटली सूदी बैंकारी को हराम करार दिया है, जो कि शरीयत के अंदर भी हराम ही है। मगर चूँकि आलमी निज़ाम बैंकिंग सूदी सिस्टम पे मौजूद है, तो हमारे मुल्क ने उसको इख्तियार किया हुआ था कानूनी तौर पे। अब हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अदालत ने कहा गया है, वफाक शरीय अदालत ने, कि 5 सालों के अंदर-अंदर आप जो है इस सूदी बैंकारी और इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करें। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को बिलफ़र्ज़ महाल उसका कानून भी बना देती है कि आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, तो हमने फिर भी ये देखना है कि क्या शरई तौर पे इसके अंदर कोई मसाइल तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको सट्टेबाज़ी कंसिडर किया जाता है, स्पेकुलेटिव कहा जाता है, हाइली रिस्की कंसिडर किया जाता है। तो हम मुफ्तियान इकराम से रुजू करेंगे, और फिर मुफ्तियान इकराम हमें बताएँगे कि क्या अगर हुकूमत पाकिस्तान भी उसको जायज़ करार दे दे, यानी कानून बना दे, तो फिर उसका क्या हुक्म होगा। तो बैंकिंग की मिसाल से आप देख सकते हैं कि बैंकिंग के निज़ाम को, सूदी निज़ाम को उलमा इकराम ने कभी भी जायज़ करार नहीं दिया। तो इसी तरीके से जो है क्रिप्टो करेंसी का भी मामला हम मुफ्तियान इकराम से ही रुजू करेंगे पाकिस्तान के तनाज़ुर में, अगर कोई कानून फ्यूचर में बन जाता है तो। ओके सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और एक वंडरफुल मेरिट्स और डीमेरिट्स में पता चले, और इंसान का अपना ओपिनियन जिसकी बेस पे वो होता है कि डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं यूट्यूब के और ये सब चीज़ें। वो आपने इस पर बहुत अच्छे इस तरीके से बात की। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसको हम वाइंड अप करते हैं। जज़ाक बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।